ऐसे ही का नाम ये दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए, आपको यह बताया जाए कि आज मनी सेंट्रल में खास क्या है। उससे पहले आपको बताते हैं आज दिन की सबसे बड़ी खबर। अब आप कहेंगे कि यह कैसा बात हुई, पहले तो आप ऑन द शो बताते थे, फिर आप बताते थे, चर्चा करते थे, और दिन की बड़ी खबर तो आती थी लगभग आधे एपिसोड के बाद। लेकिन आज क्योंकि इससे भी बड़ी खबर है, 466 एपिसोड हम पूरे कर चुके हैं मनी सेंट्रल के। ये बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर ये है कि मनी सेंट्रल, मनी 9 की झोली में मनी सेंट्रल पर आ गिरा है दूसरा अवार्ड। जी हां, और इस खास अवार्ड को लेकर मेरे पास आज वो लोग आ रहे हैं जो इस शो के निर्माता हैं, निदेशक हैं, जो डायरेक्ट करते हैं। टीम और भी है, लेकिन हम स्वागत करते हैं मनोज शर्मा जी का और स्वागत करते हैं राजीव रंजन जी का। जी सर, आइए आप लोग। और ये अवार्ड हासिल किया है मनी 9 की टीम ने मनी सेंट्रल के लिए। मनी सेंट्रल को चुना गया बिजनेस का सर्वश्रेष्ठ बुलेटिन। माना गया ये कि मनी 9 जैसा, मनी सेंट्रल जैसा कोई ऐसा बुलेटिन नहीं है जो आपको इतना जबरदस्त विश्लेषण देता हो और हर बड़ी खबर जो आपकी जेब पर, जिंदगी पर असर डालती हो, उसको बताता हो। मनोज जी की भूमिका ये है कि सुबह आंख खुलने पर ये तमाम अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, और उसके बाद तय करते हैं कि आज कौन सी 10 खबरें, 12 खबरें, 15 खबरें शुभम जी खड़े होकर पढ़ देंगे। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं खबरें पढ़ता हूं, खबरें तय ये करते हैं, अंशुमान जी उनका विश्लेषण करते हैं। तो मेरी हिस्सेदारी, मेरी भूमिका सिर्फ इतनी है कि मैं बस खबरें पढ़ने आता हूं। और राजीव जी टेक्निकल टीम को हेड करते हैं। ये कैमरा जो आप देख रहे हैं, ये कैसे सेट हो, ये फ्रेम कैसे बने, कहाँ पे लाइटिंग कितनी हो, ऑडियो आप तक कैसा पहुंच रहा है। अगर आपको ऑडियो में दिक्कत है, कैमरे में दिक्कत है, अगर आपको दिक्कत है मान लीजिए लाइटिंग में, किसी भी तरीके की तकनीकी, तो उसके जिम्मेदार ये होते हैं राजीव जी। तो अगली बार कमेंट में राजीव जी का नाम लिखिएगा, शुभम जी, अंशुमान जी का मत लिखिएगा। मनोज जी कंटेंट के जिम्मेदार होते हैं, तो कंटेंट पर अगर आपको कुछ लिखना है तो मनोज जी का नाम लिखिएगा। लोग कुछ और भी हैं, रमन जी हैं, अनूप जी हैं, और तमाम लोग भी हैं जिनको मैं नहीं ला सकता क्योंकि इस समय भी ये शो लाइव चल रहा है, तो मैं उन सबको नहीं ला सकता। लेकिन ये पूरी टीम, मनी 9 का पूरा परिवार आप लोगों का शुक्रगुजार है, आप लोगों को आभार व्यक्त करता है कि आपने इस पसंदीदा शो को इस मुकाम पर पहुंचाया कि हमारी झोली में दूसरा अवार्ड आ गिरा। अंशुमान जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सारे दर्शकों का सबसे पहले, क्योंकि पुरस्कार हमेशा, अवार्ड हमेशा दर्शकों के प्रोत्साहन का होता है, जिसे देख रहे हैं, जिस पर प्रतिक्रिया करते हैं। और अगर ये अपलोड होने में 1-2 मिनट लेट हो जाता है तो सवाल पूछते हैं, टिप्पणी करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, आलोचना करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जिसे हम स्वीकार करते हैं। पर हमें लगा कि आज ये महत्वपूर्ण अवार्ड का दिन है, तो हम उन लोगों को ज़रूर आपसे मिलवाएं जो इसकी शक्ति हैं, जो इसकी ताकत हैं, जो इसको पीछे से चलाते हैं। अभी जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रमन जी कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं, उनको आपके सामने नहीं ला सकते, लेकिन उनका कैमरा है जिसके जरिए आप ये देख रहे हैं। और मनी सेंट्रल के शो में हम नए नए बदलाव भी करते जा रहे हैं और आगे नई चीज़ें और लेकर आएंगे। लेकिन ये पूरी टीम है, इस टीम के पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये वो प्रमुख टीम है जिस टीम के सहारे मनी सेंट्रल ने 466 एपिसोड पूरे किए और अपनी एक साख स्थापित की। तो आज आप मिले मनी 9 की टीम से, आज आप मिले उस टीम से जो मनी सेंट्रल बनाती है, और इस पूरी टीम के साथ हम ये संकल्प लेते हैं कि ये यात्रा ऐसी अनवरत जारी रहेगी। 466 से 566, 666, 766 का मुकाम भी हम आपके साथ छुएंगे। और आपसे भी यही अनुरोध है कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सवाल, अपने सुझाव हमको भेजते रहें। चलिए, तो आप शुरू करते हैं इस दिन की सबसे बढ़िया खबर के बाद आज का बुलेटिन, और आपको बताते हैं कि कौन सी वो खबरें हैं जो आज शो का हिस्सा हैं, मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी गोल्ड बॉन्ड की एक स्कीम के साथ। सरकार क्यों ला रही है गोल्ड बॉन्ड की नई ट्रांच? सरकार ने ये कहा 2 नई ट्रांच आएंगी, एक दिसंबर में आएगी, एक फरवरी में आएगी। क्यों ला रही है? क्या बहुत ज्यादा मांग है या कोई इसके पीछे और वजह है? ये जानेंगे। सिंगल केवाईसी से होगी कितनी सुविधा? सिंगल केवाईसी आएगा सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए। जी हां, एक केवाईसी कराइए, म्यूचुअल फंड खरीदिए, चाहे स्टॉक मार्केट में निवेश कीजिए या इंश्योरेंस खरीदिए, बार बार केवाईसी कराने का झंझट खत्म। कितनी सुविधा हो जाएगी इससे, ये जानेंगे। सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ने का होगा कितना असर? वेतन बढ़ने वाला है, सैलरी बढ़ने वाली है 17%। क्या असर होगा इसका? अलग अलग मोर्चे पर इस खबर को समझेंगे। फिनटेक कंपनियां कैसे देंगी लंबे कर्ज? ये साफ कह दिया गया है फिनटेक कंपनियों को कि छोटे छोटे
और कम अवधि के कर्जों पर फोकस ना करें। अगर आपको कर्ज के बिजनेस में उतरना है तो फिर पूरे फुल फ्लेजेड उतरिए और आप लंबी अवधि के भी कर्ज दीजिए। क्या फिनटेक कंपनियां दे पाएंगी, इस पर चर्चा करेंगे। करदाताओं को क्यों पसंद नहीं आ रही नई टैक्स व्यवस्था, दिन की बड़ी खबरों में से एक खबर। पता ये चला कि नई टैक्स रिजीम को चाहने वाले कम हैं, पुराने पे अभी भी भरोसा बरकरार है। ऐसा क्यों हुआ? जब इसमें राहतें ज्यादा थीं, नई टैक्स व्यवस्था को सरकार ने बड़े जोश खरोश से जब लेकर आई थी, फिर ऐसा हुआ क्यों, ये जानेंगे। और दिन की एक दूसरी बड़ी खबर ये होगी कि नए आंकड़ों ने और बढ़ा दी गेहूं पर चिंता। ये चिंता ऐसी है जो मुझे लगता है कि पिछले 1-1.5 साल से लगातार बनी हुई है। पिछली फसल जब आई थी तब से ये चिंता बनी हुई है और ये चिंता हर रोज नई खबर के साथ बढ़ती ही जा रही है। अब क्या नए आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों को टटोलेंगे, बीनेंगे, छानेंगे और ये समझेंगे कि ये चिंता अब कितनी गहरी होती जा रही है। शुरुआत सोने की खबर के साथ। सोने में निवेश के लिए सरकार के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB की अगली किश्त 18 दिसंबर से खुलने जा रही है। ये किश्त 18 से 22 दिसंबर तक खुलेगी। शुक्रवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की किस्त खोलने की जानकारी दी गई है। वित्त मंत्रालय की तरफ से यह भी बताया गया कि अगली किस्त अगले साल 12 से 16 फरवरी के दौरान खुलेगी। इसके बाद एक किस्त 19 से 23 जून और फिर उसके बाद 11 से 15 सितंबर के बीच खुलेगी। देखिए, सरकार ने पूरा 1 साल का लगभग आपको कार्यक्रम बता दिया। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं, आपका वित्तीय सलाहकार ये कहता है कि सोने में अगर निवेश करना है तो गोल्ड बॉन्ड सबसे बढ़िया है, तो ये 4 तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि इन तारीखों पर आपको गोल्ड बॉन्ड खरीदने का मौका सरकार देगी। सर, ट्रांच ला क्यों रही है सरकार, इसके पीछे की वजह क्या है? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक दिलचस्प स्कीम हो गई है। दिलचस्प स्कीम इसलिए भी हो गई है शुभम कि इसमें रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, करीब 11% के आसपास रिटर्न आए और लोगों ने इसमें निवेश भी किया है। लेकिन अब जो लोग करीब से सरकार के कर्ज कार्यक्रमों को देख रहे हैं, उनके बीच में चर्चा शुरू हुई है कि सरकार आखिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर इतना जोर क्यों दे रही है। एक वजह तो स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि लोगों को सोने से विमुख करना और उन्हें डिजिटल गोल्ड में निवेश करना, उन्हें डिजिटल फॉर्म के गोल्ड में निवेश करने के लिए प्रेरित करना है। अगर ये लक्ष्य है तो ये लक्ष्य सफल नहीं हुआ। भारत में सोने की रिकॉर्ड खरीद हुई, रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ, यानी जितना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में लोगों ने निवेश किया उससे कहीं ज्यादा सोना फिजिकली बिका, खरीदा गया। सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई भी, उसके बाद भी सोने की फिजिकल खरीद को ये नहीं रोक पाई स्कीम। तो फिर लोग क्या कर रहे हैं, लोग इसे बाकी बचत स्कीमों से बेहतर रिटर्न के लिए इसमें निवेश कर रहे हैं, क्योंकि रिटर्न इसमें बाजार में इस समय सबसे अच्छा है। कई मामलों में तो स्टॉक मार्केट से भी बेहतर रिटर्न है, क्योंकि एक तो सोने की कीमत का एप्रिसिएशन आपको मिलता है और उसके बाद उस पर 2.5% का अतिरिक्त ब्याज भी मिलता है। सरकार शायद इसे इसलिए ला रही है क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की सफलता, शुरुआती जो 2 सफलताएं हुई हैं, लगभग 8 साल हो गए इस स्कीम को, जो शुरुआती सफलता है उसमें सरकार को आसानी से कर्ज मिला है और इस तरह से ये सरकार के कर्ज कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण स्कीम का स्वरूप लेती जा रही है, जहां सरकार लंबे अवधि के कर्ज के लिए गोल्ड को सामने रखकर कर्ज जुटा रही है। इस डेट की फाइनली सर्विसिंग कॉस्ट क्या होगी, जब ये बॉन्ड मैच्योर होंगे उस समय सोने की कीमत क्या होगी, यह भी तय करना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल आकर्षण की दृष्टि से ये स्कीम लोगों में किसी भी दूसरी बचत स्कीम की तुलना में बेहतर आकर्षण लेकर आई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की में ये भी बात सरकार के आंकड़ों के भीतर दिखाई देती है और अलग अलग जगह से भी निकल कर आती है कि भारत में बहुत सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने, वेल्दी लोगों ने भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का फायदा उठाया है, क्योंकि आपके पास अगर बचत उपलब्ध है और आपको 10 से 11% का रिटर्न मिल रहा है तो एफडी से तो बेहतर ही है। अगर आपको 7-8 साल के लिए लंबी अवधि का निवेश करना है तो कोई भी बॉन्ड इतना रिटर्न फिलहाल आज की स्थिति में कमिट नहीं कर रहा है और इसलिए 2 और ट्रांच लाई जा रही हैं। स्कीम की सफलता किस बात से मापी जाएगी यह तय करना मुश्किल है। अगर स्कीम की सफलता इस बात से नापी जाए कि इसने भारत में सोने की फिजिकल या सोने की भौतिक खरीद को डिस्करेज किया, हतोत्साहित किया, तो वैसा तो नहीं हुआ। पर स्कीम की सफलता अगर इस बात से आंकी जाएगी कि स्कीम में लगातार निवेश बढ़ रहा है, लोगों का पैसा बढ़ रहा है, फंड बढ़ रहा है और इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो इस दृष्टि से स्कीम सफल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार जल्द ही सभी वित्तीय सेवाओं के लिए सिंगल केवाईसी व्यवस्था लागू कर सकती है। इसके तहत सभी तरीके के लेन देन के लिए एक केवाईसी से काम चल जाएगा। शुक्रवार को आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एकल केवाईसी पर काम चल रहा है और जल्द इसे अमल में लाया जाएगा। कितनी सुविधा हो जाएगी सर? एकल केवाईसी पर चर्चा काफी समय से है और भारत में अभी भी कई सारे वित्तीय ट्रांजैक्शंस के लिए आपको अलग अलग केवाईसी लेनी पड़ती है, जबकि केवाईसी के लिए जो बुनियादी आधार है शुभम वो वही है जिसमें कि आधार और यूआईडीआई का प्रमाणन है। वित्त मंत्रालय ने इससे पहले भी इस बात का संकेत दिया था कि वो सारे वित्तीय संचालनों के लिए एक ही केवाईसी की व्यवस्था लेकर आएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से ज्यादा ईज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी आम लोगों के लिए इसमें बेहतर है। ये पूरी
पूरी प्रक्रिया कैसे लागू होगी, क्योंकि फिनेंशियल सर्विसेज के मार्केट में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इस बाजार में बहुत सारे लोग हैं, इसमें बैंक्स हैं, फिनटेक कंपनियां हैं और इसके अलावा बहुत सारे और भी भुगतान लेने वाले पेमेंट बैंक्स हैं। इनको सबको एक जगह लाकर, और क्या अगर आपके पास एक बार केवाईसी है तो फिर आपके सारे संचालन उस तरह से हो जाएंगे, ये करना संभव होगा कैसे? लेकिन सरकार अब एक नए तरीके की व्यवस्था पे काम कर रही है जिसमें एक साथ सारे इंस्टीट्यूशन पर एक ही केवाईसी लागू होगी। सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की वेतन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। वेतन बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की मांग मान ली है। वेतन में 17% की बढ़ोतरी होने जा रही है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से लागू होगी। एसोसिएशन ने हर हफ्ते 5 दिन काम करने को लेकर भी मांग रखी है, उस पर अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। सर, ये जो 17% हाइक हो रहा है, इसका क्या असर होगा? कई असर हैं इसके। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि हाल फिलहाल के वर्षों में महंगाई को देखते हुए और बाकी अन्य उद्योगों में वेतन बढ़ोतरी की दृष्टि से देखते हुए, बड़े उद्योगों में जहां कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है, ये किसी एक उद्योग में सबसे बड़ी सैलरी हाइक है, 17% की सैलरी हाइक है। दूसरा इसका असर बीएफएसआई इंडस्ट्री के बाकी सैलरीज पर और वेजेस पर पड़ेगा, क्योंकि भारत का सबसे उभरता हुआ और सबसे बड़ा क्षेत्र है, और जब सरकारी बैंकों के वेतन के स्केल इस लेवल पर तय हुए हैं तो इसका असर अन्य बैंकों के, निजी बैंकों के पे स्केल पर भी दिखाई देगा। हालांकि निजी बैंकों में पे स्केल्स काफ़ी अलग हैं और डिफरेंट हैं, और कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम है। दूसरी बड़ी बात है, देखने वाली बात होगी कि इसके बाद क्या सरकारी बैंकों से जो एट्रिशन हो रहा है, सरकारी बैंकों से जो कर्मचारी छोड़कर निजी बैंकों की तरफ जा रहे हैं, वो रुकेगा? क्योंकि रिजर्व बैंक के पास भी ये बात चिंता के तौर पर पहुंची है। हमने अपने मनी सेंट्रल के पिछले एपिसोड में इस पर चर्चा भी की है कि भारत के सरकारी बैंक अपनी श्रम शक्ति को, अपने कर्मचारियों को गंवा रहे हैं और वो निजी बैंकों की तरफ, फिनटेक कंपनियों की तरफ कामकाज के लिए जा रहे हैं। तो दूसरी चीज़ ये देखनी होगी कि क्या 17% की बढ़ोतरी के बाद सरकारी बैंक अपनी श्रम शक्ति को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने टैलेंट को रोक पाएंगे कि नहीं। और तीसरा, ओवरऑल फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जो शेकअप चल रहा है, जो पुनर्गठन चल रहा है, जिसमें सरकार, रिजर्व बैंक की तरफ से अनसिक्योर्ड लोन को लेकर जो नए नियम आए हैं, उसके बाद काफ़ी झटका लगा है बीएफएसआई इंडस्ट्री में, खासतौर से फिनटेक कंपनियों को और भारत की एनबीएफसीज को। इस परिस्थिति में उनके पूरे कामकाज पर, वेतन पर, बाकी चीज़ों पर क्या असर पड़ेगा? लेकिन ये पहला बड़ा कर्मचारी समूह है, इतना बड़ा कर्मचारी समूह है जिसके लिए एक बड़ी सैलरी हाइक मंजूर हुई है 12वें समझौते में, जो 12वां ट्राइपार्टाइट समझौता हुआ है। करीब करीब 8,50,000 बैंक एम्प्लॉइज़ हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा। सर, ये जो 5 डे वीक की बात है, ये इस पर अंतिम फैसला कब तक? आईबीए की बात माने तो 5 डे वीक पर फैसला हो गया है। बैंकों में 5 दिन के कामकाज की व्यवस्था पर फैसला हो गया है। ये भी माने कि बैंक 5 दिन के कामकाज की व्यवस्था के बदले जो वर्किंग डेज होंगे, जिन डेज में 5 दिन काम होगा और 2 दिन की छुट्टियां होंगी, उसमें अतिरिक्त कितने घंटे काम होगा, शायद इस पर भी सहमति बन गई है। ये मामला सरकार के पास भेज दिया गया है। बैंकों और बैंक संगठन के बीच ये सहमति है। शायद सरकार इसकी घोषणा की प्रतीक्षा कर रही है। माना जा रहा है कि चुनावों के आसपास इस फैसले का ऐलान हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बार की पॉलिसी में लगातार 5वीं बार किसी तरीके का बदलाव नहीं किया और संभावना है कि अगले साल जून तक रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में किसी तरीके का बदलाव होगा भी नहीं। जब तक महंगाई पूरी तरह कंट्रोल नहीं आती, तब तक रिजर्व बैंक पॉलिसी दरों में बदलाव नहीं करेगा। सर, लगता है आपको कि जून तक भूल जाएं, इतनी ही महंगी ईएमआई, इतना ही महंगा कर्ज मिलेगा? कर्ज की दरों में कमी की संभावना नहीं है। अब एक दुविधा जहां शुभम है बैंकिंग उद्योग के बीच में और निवेशकों के बीच में, शेयर बाजार के बीच में, कि क्या भारत में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर जो चल रहा था वो खत्म हो चुका है, जिसको कि अंग्रेजी की भाषा में पीक आउट होना कहते हैं, कि वो पीक आउट हो गया। इसके बाद अब ब्याज दरों में और ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। इसको लेकर थोड़ा मुतमईन हो रहे हैं दुनिया में भी निवेशक, क्योंकि यह माना जा रहा है कि अमेरिका में फेडरल रिजर्व की तरफ से भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया पीक आउट हो रही। अगर ये पीक आउट हो गया है तो कम से कम अब इतनी राहत की बात है कि इससे ज़्यादा ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी। लेकिन महंगाई का खतरा भी बना हुआ है। महंगाई का ताज़ा आंकड़ा आने वाला है। ताज़ा उसमें माना जा रहा है कि महंगाई फिर ऊंची रहेगी और रिकॉर्ड ऊंचाई पर रहेगी। हालांकि आरबीआई ने माना है कि साल के अंत तक महंगाई उसके नियंत्रण में 6% के आसपास रहेगी। लेकिन अगर खुदरा महंगाई बढ़ती है, गेहूँ और चावल की कीमतों को लेकर चुनौती बनती है, तो शायद रिजर्व बैंक को अपने फैसले पर विचार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये हम मान सकते हैं कि अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर यहाँ से स्थिर हो जाएगा। वापसी नहीं होने वाली है जल्दी। जून 2024 और उसके बाद भी वापसी होने में समस्या बनी रहेगी, ऐसा दिखता है। तो यानी अभी से लेकर जून तक अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं और टाल सकते हैं तो टालिए, क्योंकि ब्याज दरें कम नहीं होंगी। डिपॉजिट करना चाहते हैं तो डिपॉजिट करिए, क्योंकि बैंकों के पास अभी बैंकों में अच्छी ब्याज दरें उपलब्ध हैं।
एक और स्ट्रक्चरल और ढांचागत समस्या ब्याज दरों की कमी में है। इसे लेकर जून 2024 की जो डेडलाइन है उस पर थोड़ा सा संदेह हो रहा है, क्योंकि बैंकों ने इधर पिछले एक साल के भीतर जिस तरह जमा जुटाई है और जितने महंगे दरों पर जमा जुटाई है, हमने आपको बताया कि बैंकों के 70% के आसपास जो टर्म डिपॉजिट्स हैं वो अब 6 से 8% के रेंज में पहुंच गए हैं जिस रेंज पर में उन्होंने जुटाया है। इसके अलावा उन्होंने 81 बॉन्ड से महंगा कर्ज जुटाया है। ऐसी स्थिति में क्या वो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार होंगे, जिसको हम सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं, कि एकदम तेज़ी से ब्याज दरों में कमी शुरू हो जाएगी जून 2024 के बाद, या बैंक अभी इंतज़ार करेंगे जब तक उनकी ये कैपिटल की कॉस्ट रिकवर नहीं हो जाए, तब तक वो लोन की रेट्स में कमी करेंगे, ये देखना होगा। गैर जमानती कर्ज को लेकर रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद फिनटेक कंपनियों के छोटे लोन के कारोबार पर असर पड़ सकता है और ये कंपनियां 50,000 रुपए से ऊपर के लोन वाले कारोबार पर ज़्यादा फोकस कर सकती हैं। फिनटेक कंपनियों को उम्मीद है कि 50,000 रुपए से ऊपर के लोन कारोबार में तेजी से ग्रोथ आएगी। सर, कितना आसान होगा ये लंबी अवधि का कर्ज देना? शुभम, फिनटेक कंपनियों का पूरा लोन मॉडल लड़खड़ा गया है, क्योंकि फिनटेक कंपनियां माइक्रो क्रेडिट की तैयारी के साथ आई थी। उनमें जो स्टार्टअप में निवेश करने वाले लोग थे, जिन्होंने निवेश किया था, उनका मानना था कि भारत में अगर सिक्योरिटी का बंधन हटा दिया जाए तो छोटे कर्ज देकर अर्थव्यवस्था में मांग और उद्योग और सारी चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी आबादी है, लगभग 70-80% आबादी ऐसी जिसके पास सिक्योरिटी के नाम पर कुछ नहीं, वो कुछ भी सिक्योर नहीं कर सकता, उसकी रेगुलर इनकम नहीं, उसके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं, उसके पास सैलरी स्लिप्स नहीं है, उसके पास लैंड या एसेट्स भी नहीं जिनके अगेंस्ट में वो लोन ले सके। अगर इस बंधन को हटा दिया जाए और बैंक और वित्तीय संस्थाएं इतना रिस्क लेने को तैयार हों कि उनके 20-25% कर्ज डूब भी जाते हैं, तो महंगा कर्ज देकर भी इंडिया में माइक्रो क्रेडिट दिया जा सकता है। ये पूरा विधान था, ये पूरा कॉन्सेप्ट था, जिस कॉन्सेप्ट पर भारत में लेंडिंग की बढ़ोतरी की तैयारी की गई थी। अब वो पूरा मॉडल एक तरह से बैठ गया, क्योंकि अनसिक्योर्ड क्रेडिट, गैर जमानती कर्ज एक किस्म से अब वर्जित हो गया। वो एक इस तरीके की परिस्थिति बन गई जिसमें बैंकों को बहुत ज़्यादा कैपिटल रिस्क में डालनी पड़ेगी। अब फिनटेक करेंगे क्या? क्योंकि फिनटेक जिन लोगों को टारगेट कर रहे थे वो बैंकिंग व्यवस्था से बाहर के लोग थे। एनबीएफसी जिनको टारगेट कर रही थी वो बैंकिंग व्यवस्था से बाहर के लोग थे। 50,000 रुपये से ऊपर के कर्ज क्या बगैर सिक्योरिटी के दिए जा पाएंगे? अगर बगैर सिक्योरिटी के नहीं दिए जा पाएंगे तो फिनटेक कंपनियों का जो फ्यूचर का मॉडल है वो कैसे सर्वाइव करेगा? बाय नाउ पे लेटर जैसे प्रोडक्ट कैसे चलेंगे? आपको केवल डिजिटल लोन पर, फ़ोन पर केवल एक सामान्य केवाईसी से आपके खाते में आ जाने वाला लोन कैसे चलेगा? ये संभव है। इसलिए फिनटेक की खासतौर से जो लोन देने वाली कंपनियां, उनके भविष्य को लेकर गहरा सवाल है। इधर रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक पॉलिसी में कहा भी है पिछले हफ्ते कि वो डिजिटल लोन प्रोडक्ट्स के लिए एक नया आर्किटेक्चर, नियमों का एक नया ढांचा भी लेकर आएगी। लेकिन फिलहाल फिनटेक कंपनियों के लिए फिंगर्स क्रॉस्ड है। पेटीएम की स्थिति आप सामने देख रहे हैं, जो कि छोटे और सस्ते लोन बांटती थी, और जैसे ही रिजर्व बैंक की तरफ से सख्ती की गई, पेटीएम के स्टॉक्स में हमने तेज गिरावट देखी, तेज बिकवाली देखी है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। नई टैक्स व्यवस्था की तुलना में पुरानी टैक्स व्यवस्था पर करदाताओं का भरोसा अभी भी कायम है, क्योंकि उनको इसमें ज़्यादा फायदा नजर आ रहा है। पीवी फिनटेक के सर्वे के मुताबिक देश में 63% टैक्स पेयर अब भी पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत रिटर्न भर रहे हैं, जबकि सिर्फ 37% नई टैक्स व्यवस्था पर शिफ्ट हुए हैं। इस सर्वे में देश के 350 शहरों में 1263 लोगों को शामिल किया गया। सर्वे का साइज बहुत छोटा, 1200-1300 लोगों पर सर्वे करके आप ये बात कह रहे हैं। लेकिन फिर भी सर, अगर 63% नई टैक्स व्यवस्था को पसंद कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? को क्यों नई टैक्स व्यवस्था पसंद नहीं आई? सरकार के अंदर से भी इस तरीके के संकेत हैं कि जो नई टैक्स रिजीम है, जिस टैक्स रिजीम में आपको कोई बचत पर किसी तरीके की रियायतें नहीं मिलती, कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, बल्कि टैक्स की दर कम होती है, इसे लेकर अभी उस तरीके का उत्साह नहीं दिख रहा है। सरकार की तरफ से जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आंकड़े आएंगे तो हमें स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि इतने लोगों ने नई टैक्स व्यवस्था को ज्वाइन किया। पर समझना जरूरी है, टैक्सेशन को लेकर भारत के आम लोगों की सोच कैसी और उनकी मानसिकता क्या, और क्यों वो टैक्सेशन को बचत के साथ जोड़ते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल के बजट से सरकार ने नई टैक्स स्कीम को डिफॉल्ट स्कीम बना दिया था। यानी अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं या आप कहीं काम करते हैं और आपने अपने संस्थान को, अपने एम्प्लॉयर को ये नहीं बताया कि नई और पुरानी में से कौन सी टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपकी स्कीम नई टैक्स स्कीम हो जाएगी इस व्यवस्था के बाद भी। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने, ऐसा लगता है इस सर्वे को अगर हम संकेत माने, कि ज़्यादातर लोगों ने अभी पुरानी टैक्स व्यवस्था में रहने का विकल्प चुना है, तभी ये इतना बड़ा नंबर है। सरकार की तरफ से भी ऐसे आंकड़े आ रहे हैं कि 35 से 40% से ज़्यादा लोगों ने नई टैक्स व्यवस्था को नहीं अपनाया। नई टैक्स व्यवस्था को आए हुए भी 2-3 साल हो चुके हैं, इससे पहले भी आई हुई व्यवस्था है, अब सरकार ने उसे अपनी तरफ से पुश किया है।
इसकी बड़ी वजह शुभम में दिखाई देती है कि अभी भी भारत में जितनी भी इनकम टैक्स सेविंग है, भारत में जितनी भी स्मॉल सेविंग्स है, उनका एक बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स ड्रिवन है, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है। तो या तो इसमें वो दो उस तरीके के लोग हैं जो अभी अपनी बचतों को, चाहे वो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में कर रहे हों या प्रोविडेंट फंड में कर रहे हों, उनके आधार पर उन्हें बेहतर टैक्स की छूट मिल रही है और इसलिए उसमें बने रहना चाहते हैं। और दूसरे वो लोग हैं शायद जिन्होंने होम लोन ले रखे हैं, क्योंकि उनको लोन के ब्याज पर जो टैक्स में रियायत मिलती है उसकी सुविधा भी इस नई स्कीम में उपलब्ध नहीं है। तो दो तरीके के लोग हो सकते हैं। वैसे भी भारत में इनकम टैक्स पे करने वालों का दायरा छोटा है, 3 से 4 करोड़ 4-5 करोड़ लोग हैं, और उनमें भी इस तरीके के लोग जिन्होंने लोन ले रखे हैं उनकी संख्या बड़ी हो सकती है, क्योंकि उनको इनकम टैक्स के फायदे भी दिखाई देते हैं जब वो लोन लेने जाते हैं, और उनकी बचतें भी इनकम टैक्स के दायरे में आती हैं, और इसलिए अभी नई टैक्स स्कीम का प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। एक और बात आई थी जब नई टैक्स स्कीम को लेकर इस बार बजट में सरकार की तरफ से काफ़ी इसे बढ़ावा दिया गया था और ये कहा गया था कि अब सरकार बचतों पर प्रोत्साहन नहीं देगी। उस समय भी ये संभावना बनती दिखाई दी गई थी वो लोग जो अभी अपनी सैलरीज शुरू कर रहे हैं, अपनी जॉब शुरू कर रहे हैं, जिनके कोई कमिटमेंट्स नहीं है, जिन्होंने कोई सेविंग्स नहीं कर रखी, उनके लिए तो ये स्कीम अच्छी हो सकती है। पर जिनके पास एक बड़ा बैकलॉग है सेविंग्स का, प्रोविडेंट फंड का, लोन का, वो उनके लिए अचानक वो सारी रियायतें छोड़कर इसमें चले आना शायद आसान नहीं होगा। पर्यावरण पर चर्चा के लिए यूएई में मंगलवार को खत्म हो रहे सम्मेलन COP28 के दौरान भारत की तरफ से साफ कर दिया गया कि अपनी ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए भारत फिलहाल कोयले से दूरी नहीं बनाएगा। रविवार को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान भारत की तरफ से ये बयान रखा गया है। भारत की तरफ से कहा गया कि देश में ज़रूरत पड़ने पर कोयले की खपत को बढ़ाया जाएगा और कोयले के इस्तेमाल को घटाने या खत्म करने को लेकर उठाए जाने वाले कदमों का विरोध किया जाएगा। भारत की तरह चीन भी यही कदम उठा रहा है। सर, कॉप की बैठक से फिर क्या निकलता देख रहे हैं आप? कल तो खत्म होने वाली है कॉप की बैठक। धीमे धीमे अब ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े नतीजे तक नहीं पहुंच पाएगी। जब शुरुआत भी हुई थी उसी दौरान ये था कि कई सारे गहरे अंतर विरोध थे कॉप की बैठक में। एक तो कॉप की बैठक के मेजबान जो देश हैं, जो है वो अपने आप में फॉसिल फ्यूल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसकी पूरी कारोबारी अर्थव्यवस्था ही फॉसिल फ्यूल यानी कच्चे तेल पर निर्भर है। ओपेक देशों का वो बड़ा सदस्य है और ओपेक देश फॉसिल फ्यूल को खत्म करने के लिए, जीवाश्म ईंधन को खत्म करने की जो पूरी रणनीति है उसका विरोध कर रहे हैं। आपको याद होगा कि इसी बैठक में यूएई ने कह दिया था कि फॉसिल फ्यूल को खत्म करने के पीछे कोई साइंस नहीं है, लेकिन वही यूएई अब उसके ऊपर जिम्मेदारी है मेजबान पर कि किसी तरीके की सहमति बनाई जाए। तो खासी जद्दोजहद चल रही है, लेकिन दुनिया के देश पिघलने को तैयार नहीं है। करीब 200 देशों के बीच एक सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक निर्धारित तारीख के बाद कोयले, गैस और कच्चे तेल के उत्पादन में और उसके इस्तेमाल में कमी की जाए। 80 देश केवल दुनिया में ऐसे हैं जो इस एजेंडे को पुश कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन शामिल है, और छोटे आइलैंड देश हैं जिनके पास बिजली की वैसी सुविधाएं नहीं। वे चाहते हैं कि फॉसिल फ्यूल को ख़त्म करने का, कोयले और जीवाश्म ईंधन को ख़त्म करने पर सहमति बने। पर जो बड़े देश हैं वो इस पर सहमत नहीं है। भारत की तरफ से स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि वो कोयले पर को ख़त्म करने की सहमति से मैं हिस्सा नहीं लेगा, बल्कि भारत ने कोयले में खर्च, निवेश और परियोजनाएं आगे बढ़ाई भी हैं। चीन की लगभग ऐसी ही स्थिति है। अब और ओपेक देश भी कच्चे तेल के उत्पादन को लेकर काफ़ी आग्रही हैं। इसमें लगता नहीं है शुभम की कोई बड़ी सहमति बनकर निकलकर सामने आ पाएगी, और ऐसा कुछ होगा जिससे कि कोई बड़ा रास्ता निकल सके, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि कोप की बैठक जिस समय हो रही है वो साल बाद दुनिया का सबसे गर्म साल है, और दुनिया के हर हिस्से में पर्यावरण की आपदाएं आई हैं, लेकिन यह तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिखती है। गेहूं की महंगाई को काबू में करने के लिए सरकार की तरफ से खुले बाजार में बढ़ाई गई गेहूं की बिक्री का असर सरकार के गेहूं स्टॉक पर पड़ा है। 1 दिसंबर के केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 190 लाख टन पहुंच गया है, जो दिसंबर की शुरुआत में 7 साल का सबसे कम स्टॉक है। गेहूं के स्टॉक में ऐसे समय पर गिरावट आई जब देश में गेहूं की खेती पिछले साल के मुकाबले पिछड़ी हुई है। 8 दिसंबर तक देश भर में गेहूं का रकबा करीब 249 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल 251 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा खेती हो चुकी थी। अब तक स्टॉक में गिरावट की वजह से देश में गेहूं के आयात खुलने की मजबूत संभावना बन रही है। सर, तीनों खबर एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, गुथी हुई हैं। एक तरफ स्टॉक कम है, दूसरी तरफ नया स्टॉक आएगा नहीं, ये भी उम्मीद है, आशंका है, और तीसरी तरफ बात यह है कि अब आयात भी खुलेगा। क्या मतलब है इस खबर का? गेहूं का स्टॉक रिकॉर्ड लेवल तक कम हो जाना भारतीय बाजार के लिए सबसे बड़ी चिंता की खबर है, कई सारे मायनों में। हम इससे पहले भी अलग अलग संदर्भों में चर्चा कर चुके हैं। भारत में सरकार के स्टॉक में मैक्सिमम गेहूं किसानों की खरीद से आता है। इस साल
सरकार की खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। एक तो उपज कम थी गर्मी के कारण, और उसके बाद सरकार को पर्याप्त गेहूं नहीं मिला, जिस वजह से हमने पूरे साल गेहूं की महंगाई देखी। पूरे साल जनवरी से लेकर हम दिसंबर में आ गए, गेहूं की कीमतें बाजार में लगातार ऊंची बनी रहीं। खरीफ की फसल में भी उतना उत्पादन नहीं हुआ जितने उत्पादन की संभावना बनती दिखाई दे रही थी। और अब जबकि रबी सीजन की शुरुआत हो रही है, तब वहाँ से भी, उस मोर्चे से भी कोई बहुत अच्छा है संतोषजनक आंकड़ा नहीं आया। रबी की बुआई भी पिछड़ी हुई है, इसका आंकड़ा भी हमारे पास आया है। ऐसी स्थिति में गेहूं की पूरी अर्थव्यवस्था उलझी हुई है और चुनौती में दिख रही है। आपको याद होगा, हमने इकोनॉमिकम में एक विस्तृत एपिसोड में गेहूं की अर्थव्यवस्था कैसे लड़खड़ा गई है भारत में, इसके बारे में विस्तार से बताया था कि गेहूं की मांग और आपूर्ति में कितना अंतर है, सरकार को अलग अलग ज़रूरतों के लिए कितना गेहूं चाहिए, कहां से समस्या पैदा हुई, जैसे भारत गेहूं का निर्यात नहीं करता था, अचानक भारत 1 साल पहले गेहूं का निर्यातक हो गया, फिर उसने गेहूं का निर्यात बंद कर दिया। इस पूरी समस्या के बीच अब ये दिखाई दे रहा है कि गेहूं की, अगर रबी की फसल में पर्याप्त उत्पादन नहीं हुआ, जिसका खतरा है टेम्परेचर और के कारण, अल नीनो के असर के कारण, और सर्दियां जो गर्म होने वाली हैं उनको देखते हुए, तो फिर सरकार के लिए गेहूं के आयात की नौबत आ सकती है। चर्चाएं हैं भी कि शायद रूस से गेहूं के आयात की संभावना दिखाई देगी। हालांकि अभी तक खाद्य मंत्रालय ने, शुभम, स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा है कि वो गेहूं के इम्पोर्ट पर ड्यूटी कट करेगा, यानी इम्पोर्ट को सस्ता करेगा। भारत में गेहूं पर 40% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। सर, रबी की बुआई के आंकड़े कितने चिंताजनक हैं? रबी की बुआई के आंकड़ों पर ही सारा दारोमदार है, और अगर रबी की बुआई के आंकड़े दिसंबर के अंत तक अच्छे नहीं हुए, जिसकी जानकारी सरकार के पास आ जाएगी, तो फिर जनवरी में आयात की नौबत आ सकती है। उसकी वजह 2 है, क्योंकि पिछले साल जब उत्पादन हुआ और उसके बाद भी सरकार पर्याप्त गेहूं नहीं खरीद सकी, इस साल तो महंगाई के कारण और भी संभावना है कि किसान अपना गेहूं लेकर मंडियों में और नहीं आएंगे, और इसलिए यह दिख रहा है कि जो महंगाई की पूरी गुणागणित है वो बिगड़ सकती है। महंगाई का आंकड़ा कल आने वाला, ऐसा लगता है कि वो 3 महीने के सबसे ऊंचाई पर होगा। इसलिए चुनाव तक, लोकसभा चुनाव जाने तक गेहूं और चावल की महंगाई, अनाज की महंगाई सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है, और इसीलिए शायद रूस से गेहूं के आयात की बातचीत शुरू की जा रही है। रबी की बुआई पर दारोमदार है काफ़ी कुछ, लेकिन पिछले साल का जो घाटा है स्टॉक में, उसे पूरा करने के लिए सरकार को कुछ अतिरिक्त प्रयास जरूर करने होंगे। आयात की ज़मीन मजबूत हो रही है। इस बीच खबर यह भी है कि देश में पैदा होने वाली 11 प्रमुख फसलों में सिर्फ 4 फसलें ऐसी हैं जिनका मंडी भाव सरकार के तय समर्थन मूल्य के नीचे चल रहा है। बाकी 7 फसलों का भाव एमएसपी के करीब या उससे ऊपर है। मंडियों में मक्का, मूंग, बाजरा और रागी का भाव सरकार के समर्थन मूल्य के नीचे है। इन फसलों का मंडी भाव समर्थन मूल्य के नीचे होना बाजार में इनकी मांग में आई गिरावट का संकेत बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। टोल नाकों पर फास्टैग लगाए जाने से टोल प्लाजा पर गाड़ियों के वेटिंग टाइम में 93% की गिरावट आई है। विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ हाल में हुई बैठक के दौरान भारत की तरफ से बताया गया कि देश में अब टोल प्लाजा पर गाड़ी का औसत रुकने का समय 47 सेकंड हो गया है। फास्टैग को लागू करने से पहले टोल प्लाजा पर गाड़ी औसतन 714 सेकंड यानी लगभग 12 मिनट रुकती थी, इंतजार करती थी। इस साल देश के प्रमुख शहरों में प्रॉपर्टी कीमतों में 10% से 15% की भारी तेजी देखी गई है। एक दशक में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। हैदराबाद में कीमतें सबसे ज़्यादा बढ़ी हैं, जहां पर 2 बेडरूम घर की कीमत में 15% की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद 13.5% के साथ बेंगलोर दूसरे स्थान पर, 12% बढ़ोतरी के साथ दिल्ली एनसीआर तीसरे, 11% बढ़ोतरी के साथ पुणे चौथे और 10.3% ग्रोथ के साथ मुंबई 5वें स्थान पर है। प्रॉपर्टी टेक कंपनी नो ब्रोकर की तरफ से ये सर्वे किया गया, उसमें ये जानकारी सामने आई। कुवैत में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है, उसमें बताया गया कि वहाँ चल रहे फर्जी जॉब रैकेट से सावधान रहें। दूतावास ने कहा है कि उनके सामने कई ऐसे मामले आए हैं जिनमें रोजगार के नाम पर भारतीयों को वीज़ा तो मिल रहा है, लेकिन कई मामलों में पता चला है कि रोजगार करने वालों को फिक्स वेतन नहीं मिल रहा है। कंज्यूमर ऑन ऑर्डर नाम से रोजगार दिया जा रहा है और वो कुछ नहीं है, फूड डिलीवरी का काम दे देते हैं। ऐसे मामले में फिक्स वेतन नहीं होता है, प्रति ऑर्डर वेतन मिलता है, वह भी ऑर्डर का लक्ष्य पूरा होने के बाद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया में पहली बार कोई बड़ा कानून बनने जा रहा है। लंबी बहस के बाद पिछले हफ्ते यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सख्त कानून बनाने पर राजी हो गए हैं। यूरोपियन यूनियन के सदस्यों की रजामंदी को लेकर यूनियन के आयुक्त ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन का यह कानून वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में यूरोपियन यूनियन के स्टार्टअप और
रिसर्चर्स को आगे बढ़ने में मदद करेगा। सर, कोई टिप्पणी आपकी? आज की सबसे बड़ी खबर ये यूरोपियन यूनियन से आ रही 36 घंटे तक चली बहस के बाद दुनिया में पहला एआई कानून और पहली कॉम्प्रिहेंसिव सहमति बन गई। हम लगातार अपने अलग अलग कार्यक्रमों में, इकोनॉमिका में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, कानून, चुनौतियां, समस्याओं के बारे में बता रहे हैं और पिछले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि यूरोपियन यूनियन इसके करीब पहुंच गया है। यूरोपियन यूनियन के इस लंबी सहमति में एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, इसके अलावा उसमें कई सारी व्याख्याएं हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिभाषा तय की गई है, कैसे लागू होगा। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो यूरोपियन यूनियन ने कही है, जो शायद दुनिया में बाकी देशों के लिए नज़ीर बनेगी, वो ये कि यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि उसकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां, यानी उसकी कानूनी संस्थाएं, एजेंसियां, पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहद सीमित इस्तेमाल करेंगी, यानी वो अपने कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीमित प्रयोग करेंगी। और ये एक महत्वपूर्ण फैसला है जो पूरी दुनिया में शायद नज़ीर बन सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर सरकारी कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ तो फिर सिस्टम्स में कई तरीके की समस्याएं, पक्षपात और भेदभाव दिखाई देगा। अब इसके बाद दुनिया के बाकी देशों से में यूके और चीन के भी गाइडलाइंस आने की संभावना है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगले 1 महीने 2 महीने के भीतर आपको दुनिया के कई देशों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गाइडलाइंस आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इनके पब्लिश होने का मतलब ये है कि अब जिस देश के पास एक आर्किटेक्चर तैयार होगा कानून का, वहाँ लोग निवेश करेंगे और अपना काम करना शुरू करेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कानून के दायरे में लाने की मुहिम अब नतीजे तक पहुँच गई है, कम से कम यूरोपीय समुदाय में तो ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कम्बोज